नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और इग्नू वाला की जितनी भी कमेंटें हमारे चैनल पर आती हैं, उन कमेंट्स में से हमने देखा है कि एक कमेंट आई थी, किसी भाई ने की थी या किसी बहन ने की थी, हम ये नहीं कह सकते, पर एक कमेंट जरूर हमारे पास आई थी कि सर एक सब्जेक्ट कोड है जिसका नाम है BECC 133 सॉरी 133। और ये जो है ये एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कोड है। किसका? इकोनॉमिक्स का है। तो आप बस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बता दीजिए जिन्हें हम पढ़ के एग्जाम में चले जाएं। तो ये क्लास जो है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इस क्लास पे आपको ये फोकस करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सर आपको बता रहे हैं। डन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको एक दिसंबर 2022 का जो पेपर है, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक लेटेस्ट पेपर आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करना कि BECC 133 इकोनॉमिक्स, उसका दिसंबर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ। आपको करना क्या है, जून 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, आज का हमारा टॉपिक ये है। आज इस क्वेश्चन पेपर को आप समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें तो इस बुक का नाम आपका होता है समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और स्पेशली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे। ये कौन सी ईयर के स्टूडेंट होंगे? सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे। जहां तक मेरे को उम्मीद है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे जिनके पास दो सब्जेक्ट कोड आपके होंगे। एक होगा BECC 133, एक होगा BECC 134। भाई मेरे को एक चीज आपको कंफर्म करनी है कमेंट बॉक्स में, जो ये वाले सब्जेक्ट कोड वाले बच्चे हैं BECC 133 वाले, वो मेरे को बताना कि BECC 134 वाला पेपर हो गया या बचा हुआ है ना। तब हम आगे की क्लास इसमें फर्दर करेंगे। डन। एक बार ये जरूर बताना कि BECC 134 रह रहा है या हो गया है। पर इतना मेरे को पता है कि ये पेपर अभी आपका रह रहा है। अभी पेपर होना है आपका शायद 19 तारीख को होना है। डन। तो BECC 133 की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ये पेपर आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है और आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। बहुत सहजता से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि हर भाग में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने ही पड़ेंगे। इतनी बात अगर आपको हो गई हो क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक एक क्वेश्चन जो मुझे लगेगा क्वेश्चन समझाने लायक है तो मैं समझा दूंगा, वरना मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताने की मैंने गारंटी ली है। देखिए पहला जो भाग है, इनमें से हमें कितने प्रश्न करने, कम से कम 2 प्रश्न हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 2 प्रश्न हमें क्या करने? अटेम्प्ट करने हैं। देखिए कौन से वो 2 प्रश्न जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मौद्रिक नीति क्या होती है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो याद रखिए हमारे देश में RBI जो है मौद्रिक नीति लागू करने वाला होता है। कौन? RBI। और RBI की जो मौद्रिक नीति होते हैं, इसके विभिन्न उपकरण कौन कौन से हैं, तो मैं आपको करा दूंगा विभिन्न उपकरण कौन कौन से होते हैं। याद रखिए मौद्रिक नीति के 2 प्रकार के उपकरण होते हैं। एक होते हैं मात्रात्मक उपकरण। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मात्रात्मक उपकरण और एक होते हैं गुणात्मक उपकरण। आप कहोगे सर मात्रात्मक उपकरण कौन से होते हैं, गुणात्मक उपकरण कौन से होते हैं, तो वो तो उसके लिए तो आप वेट कीजिए कॉन्सेप्ट क्लास का। डन। चलिए इसके अलावा अगर बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे इंपॉर्टेंट पूछे तो जिन पे भी मैं ट्रिपल स्टार लगाऊं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पे डबल स्टार लगाऊं वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट, और जिस पे सिंगल स्टार लगाऊं तो समझ जाना वो केवल मुझे पढ़ के जाना, उसके आने के चांस सबकी बार रेयर होंगे। ये बात करें कीन्सवादी मॉडल के अंदर संतुलन उत्पादन कैसे तय होता है। कीन्सवादी मॉडल में संतुलन उत्पादन कैसे तय होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो कीन्स अर्थशास्त्री थे, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था कीन्स। तो कीन्स ने संतुलन उत्पादन तब बताया था जब समग्र मांग बराबर होती है समग्र पूर्ति के। तो इसको बाय डायग्राम, आपको डायग्राम भी इसका बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए? डायग्राम। और इसकी टेबल भी आपको बनानी आनी ही चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की अवधारणा क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, ये क्वेश्चन। और सकल घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय आय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि कैसे हम जीडीपी को किस में बदल सकते हैं। जीडीपी एमपी को हम बदल सकते हैं किसमें? एनएनपीएफसी में। किसमें? एनएनपीएफसी यानी राष्ट्रीय आय में। ये तो होता है सकल घरेलू उत्पाद, ये राष्ट्रीय आय होती है। तो हमें जी को एन में कन्वर्ट करना होगा माइनस मूल्य ह्रास, डी को एन में कन्वर्ट करना होगा प्लस होता है क्या? विदेशों से प्राप्त कारक आय, और एमपी को एफसी बनाने के लिए आपको माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर करना होगा। ये एक डबल स्टार क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया जीडीपी क्या होती है और जीडीपी से राष्ट्रीय आय को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। डन। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपका बनता है शुद्ध निर्यात क्या होता है। तो जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए शुद्ध निर्यात, सिंगल स्टार ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है एक्स माइनस एम क्या होता है, शुद्ध निर्यात होता है। यानी एक्सपोर्ट में से हमें क्या घटाना है, इंपोर्ट घटाना है। निर्यात में से आयात अगर हम घटा दे तो उसे हम कहते हैं क्या? शुद्ध निर्यात। अगर शुद्ध निर्यात की बात करें तो इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो केवल 2 ही कारक इसको प्रभावित करते हैं, या तो आयात इसको प्रभावित कर सकता है या फिर इसको निर्यात ही प्रभावित कर सकता है, बस। डन। किसी भी अर्थव्यवस्था में शुद्ध निर्यात के ऋणात्मक होने के क्या कारण हो सकते हैं, है ना। किन परिस्थितियों में निर्यात निरात्मक हो सकता है, तो याद रखिए हमेशा नेगेटिव तब होगा क्योंकि निर्यात माइनस आयात है। तो जब आयात ज्यादा हो, और आयात ज्यादा कब होते हैं? जब हम विदेशों से मांग ज्यादा करने लगे वस्तुओं की।
फॉर एग्जाम्पल आज के समय आपने देखा होगा हर व्यक्ति आईफोन चलाना चाहता है, तो आईफोन का आयात हम कहाँ से करते हैं, यूएसए से करते हैं, इंपोर्ट किया जाता है आईफोन। तो आईफोन का आयात ज्यादा होने के कारण इसका शुद्ध निर्यात क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो सकता है, और इसके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ऋणात्मक परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं। याद रहेगी इतनी सी बात। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको प्यारे लगते होंगे और मैं एज अ टीचर आपको पसंद आता हूँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन समझाते हुए। डन। इतनी बात अगर हम करें तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, यहाँ पर आपको कम से कम 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले आता है रिजर्व मुद्रा का क्या अर्थ है, रिजर्व मुद्रा क्या होती है। रिजर्व मुद्रा का आपको यहाँ पर क्या बताना है, अर्थ बताना है। ये एक डबल स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको कम से कम सोल्व जरूर कर लेना बुक में से पढ़ के। आपको ना न्यूमेरिकल पर फोकस नहीं करना। अगर आप न्यूमेरिकल के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपको प्रीफर करूंगा न्यूमेरिकल को स्किप मारिए और थ्योरी ज्यादा पढ़िए। क्या पढ़िए, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करिए, थ्योरी ज्यादा पेपर में आएगी, थ्योरी से आप पास हो जाएंगे। तो रिजर्व मुद्रा क्या अर्थ होता है और मुद्रा की पूर्ति के अन्य मापन कौन कौन से हैं। भाई मुद्रा की पूर्ति मापने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे 4 मापन के तरीके होते हैं। एक होता है M1, एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होता है M4। तो ये चारों माप आपको पता होने चाहिए, ये मुद्रा पूर्ति के मापन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रेयर चांस है, इसको केवल पढ़ के जाना, सिंगल स्टार क्वेश्चन है कि मात्रात्मक सहजता से आप क्या समझते हैं, बहुत रेयर चांसेस क्वेश्चन के आने के। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर लगाएंगे आप ट्रिपल स्टार। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मंदी की स्थिति देश में होती है, जब मंदी की स्थिति होती है तो सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और याद रखिए सरकार ऐसी स्थिति में अपनी कौन सी नीति अपनाती है, सरकार ऐसी स्थिति में अपनी राजकोषीय नीति अपनाती है। कौन सी नीति, राजकोषीय नीति अपनाती है, जिसमें सरकार किसका इस्तेमाल करती है, सरकार टैक्स का इस्तेमाल करती है और सार्वजनिक व्यय का इस्तेमाल करती है। किसका, टैक्स का, टैक्स सिस्टम और सार्वजनिक व्यय का ये सरकार इस्तेमाल करती है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे जैसे मैंने आपको ये समझाए हैं। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अगले प्रकार के क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। अब आ जाता है आपका एक न्यूमेरिकल। इस तरीके का न्यूमेरिकल पेपर में 100% आना है, तो इस पे लगाएंगे आप डबल स्टार नहीं बल्कि ट्रिपल स्टार। एक न्यूमेरिकल 100% आना है, और या ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस पे आना है। वो 100% न्यूमेरिकल राष्ट्रीय परियोजना आय आपसे निकालने के लिए कहेगा। कौन सी आय आपको निकालनी आनी चाहिए, राष्ट्रीय परियोज्य आय। कौन सी आय, राष्ट्रीय परियोज्य आय आपको निकालनी आनी ही आनी चाहिए। राष्ट्रीय परियोज्य आय निकालने के लिए पेपर में आएगा। ये आपको कुछ मदे दी जाएंगी, ये उनकी रुपये में वैल्यू करोड़ में दी जाएगी, और राष्ट्रीय परियोज्य आय का फॉर्मूला आप नेट पे चेक कर लेना और उसके थ्रू आप क्या कर लेना, इस क्वेश्चन को कर लेना। जीडीपी एमपी की वैल्यू हमें पहले से दी हुई है कितनी, 2000, तो आपको बस इसे कन्वर्ट करना होगा राष्ट्रीय परियोज्य आय में। उन न्यूमेरिकल का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश भी करेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल नॉर्मल सा एक जनरल सा एक क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अलग ही लिख रखा है, इस पर आप लगाएंगे ट्रिपल स्टार। क्योंकि मैंने आपको बताया था कीन से अर्थशास्त्री हुए, इन्होंने एक मुद्रा का मांग का सिद्धांत दिया था कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। तो उस सिद्धांत को आप जरूर पढ़ लेंगे, पेपर में सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर किसी 3 में आपको क्या करना है, अंतर करने हैं, आपको क्या करना है, डिफरेंस बताने हैं। और डिफरेंस आप जब भी बताते हैं तो कोशिश करिए पेपर में डिफरेंस बताते समय आप इस तरीके से बॉक्स में डिफरेंस करें। एक मुद्दा यहाँ लिखे, दूसरा मुद्दा यहाँ लिखे, और अंदर कम से कम 4 पॉइंट्स तो लिखे ही लिखे। 4 पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड, 4 पॉइंट्स राइट हैंड साइड, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात, व्यक्तिगत आय और परियोज्य आय में क्या अंतर होता है, पर्सनल इनकम और डिस्पोजल इनकम में क्या अंतर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार, ये पेपर में आने वाला प्रश्न है, छपेगा प्रश्न ये। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, व्यापार संतुलन जो आयात निर्यात को दिखाता है, और भुगतान से संतुलन जो देश के सभी आर्थिक लेन देनों को दिखाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लाइक 90% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। और सबसे इजी ये क्वेश्चन है, आप इसे बाय बुक भी सोल्व कर सकते हैं, आप इसे बुक से भी सोल्व कर सकते हैं और आप इसे नेट से भी सोल्व कर सकते हैं। डन। इसके अलावा चालू खाता जो भुगतान से इसका एक खाता होता है, और पूंजी खाता, इसमें क्या अंतर होते हैं। तो याद रखिए चालू खाते के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, वस्तु सेवाओं का आयात निर्यात, और इसके अलावा क्या होते हैं, चालू हस्तांतरण, एक पक्षीय अंतरण। ये बात आपको याद रखनी है। स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक या प्रवाह में क्या अंतर होता है। स्टॉक और भंडारा तो एक ही बात है, भंडारा नहीं सॉरी भंडार है ना, तो स्टॉक और भंडार तो एक ही बात है, और प्रवाह। तो याद रखिए स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है, ये बात आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन बनता है आपका ट्रिपल स्टार। ये क्वेश्चन कैसा है, ट्रिपल स्टार, स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है। संतुलन उत्पादन जब एडी बराबर एएस होता है, संतुलन बराबर एडी बराबर एएस होता है, और संभावित उत्पादन में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन आपका सिंगल स्टार है, क्योंकि इस बार इसके आने के चांसेस थोड़े से कम है। डन। इतनी सी बात अगर क्लियर हुई है क्वेश्चन पेपर की, तो हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिनमें आपको कम से कम 3 पर टिप्पणी लिखनी है। कितनों पर टिप्पणी लिखनी है, 3। और आपको ऑप्शन कितने दिए गए हैं, आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से केवल 3 पर टिप्पणी करनी है। यानी 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते आप उन्हें स्किप कर सकते हैं आसानी से।
अब इनमें से मैं कौन कौन से क्वेश्चन इजी हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो केंद्रीय बैंक की भूमिका, भाई केंद्रीय बैंक की भूमिका बहुत ज्यादा है, बैंकों का बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, तो आप इन्हें नोट कर लेना। मोस्ट इजी क्वेश्चन, तो इस पर लगाएंगे आप ट्रिपल स्टार, बहुत इजी क्वेश्चन ये है। उत्पादन संभावना वक्र, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो दिखाता है किसी भी फर्म या उद्योग के उत्पादन की संभावनाओं को। मुद्रा के मात्रात्मक सिद्धांत, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप करेंगे सोल्व करते समय पेपर को। स्थिर पूंजी का उपभोग, जिसे हम दूसरी भाषा में मूल्य ह्रास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, मूल्य ह्रास भी कहते हैं। जब हम किसी स्थिर पूंजी का लगातार इस्तेमाल करते जाते हैं, जब हम किसी स्थिर पूंजी का लगातार इस्तेमाल करते जाते हैं, तो उसके मूल्य में जो ह्रास होता है, उसके मूल्य में जो हानि होती है, उसे हम कहते हैं क्या, स्थिर पूंजी का उपभोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार आप इस पर लगाएंगे, बार बार आपसे पूछा जाता है। और शुद्ध मूल्य वृद्धि क्या होती है, नेट वैल्यू एडेड क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड निकालने के लिए आप कर सकते हैं एनवीएएमपी, क्या कर सकते हैं, एनवीएमपी क्या होता है, आपको इसे डिफाइन करना है। तो उम्मीद है इतनी सी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो, तो हम ऐसी क्लासेस आपकी लेते रहेंगे। मैंने आपको 2 पेपर सोल्व करा दिए हैं, एक तो मैंने आपको करा दिया है कौन सा, जून 2022 का, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, और दिसंबर 2022 का। अब नेक्स्ट क्लास जब मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो उसमें मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन पेपर कब का, दिसंबर 2021 का। बस ये 3 ही पेपर अभी तक हुए हैं, ये तीनों पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।